तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि अपन ने पिछली बार भू अभिलेख नियमावली में भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। अब केवल 2 नियम है, छोटे छोटे नियम है। इसमें ज़्यादातर प्रारूप हैं, पर हमने कहा भाई छोड़े नहीं तो आप कह देंगे कि कुछ लोग कह देते हैं भैया हमारे साथी हमारे कि आपने उचका दिया, तो कोई नहीं, उचका देते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा तो बता ही दें। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, ठीक है, सीमांकन नियम 2018। ठीक है, इसमें सीधी सी बात है। इसमें बेसिक सी बात क्या की है इसने की है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सीमांकन नियम 2018 है। ये मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे यानी लागू होंगे। इनकी परिभाषाओं में संहिता का मतलब दिया है, प्रारूप का मतलब दिया है, अनुसूची का मतलब दिया है, धारा का मतलब दिया है, दल नायक का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, और उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो कि इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, वो संहिता में परिभाषित किए गए हैं, उनको एज इट इज़ यहाँ पर माना जाएगा। सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन प्रारूप 1 से किया जाएगा। तो इनके प्रारूप हैं, बहुत सारे प्रारूप दिए हुए हैं। उन सारे प्रारूपों को आप इसी किताब में देख सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं, यदि हो सका मुझसे, तो इनके मैं PDF बनाकर आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे सकूँ, है ना। फिर आते हैं हम आवेदक क्रमशः। तो पहला नियम है, जो इसका चौथा नियम है, वो कह रहा है, मतलब चौथी धारा में कह रहा है कि आवेदक जो है वो सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए फीस का भुगतान करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा CLR को अनुमोदन के समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा। मतलब एक फ़ीस निर्धारित होगी जो कि CLR महोदय के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर महोदय बताएंगे, उसके आधार पर वो होगी। इसी में नियम 7 के उपनियम 1 के अधीन भिन्न भिन्न जिलों में सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को भी संदत्त किए जाने की अपेक्षित प्रभारों के आधार पर भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न फीस नियत की जाएगी। ठीक है, यानी कि सहायता के लिए जो भू अभिलेख है, इसकी सहायता के लिए अलग अलग एजेंसियों को निर्धारित किया जाएगा या किया जा सकता है, जिसके लिए अलग अलग फीस होगी। धारा 129 की उपधारा 2 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्रारूप 2 में प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि धारा 129 के तहत उपधारा 2 में जो सीमांकन की रिपोर्ट है वो किसको दी जाएगी? तहसीलदार को दी जाएगी। उपधारा 7 के अधीन सीमांकन की रिपोर्ट SDM को दी जाएगी। ठीक है, प्रारूप 3 में, यानी कि उपधारा 2 में तहसीलदार को और उपधारा 7 में SDM को दी जाएगी। फिर 7वें में कलेक्टर भू अभिलेख के द्वारा नियंत्रणाधीन धारा 129 की उपधारा 3 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी को जिले के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। दूसरे में तहसीलदार कलेक्टर द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उपनियम 1 के तहत प्राधिकृत एजेंसियों में किसी एक एजेंसी को उपधारा 29 की उपधारा 3 के तहत सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक की सहायता करने के लिए नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, और धारा 8 कहती है कि 129 के अधीन उपखंड अधिकारी जो हैं वो दल को निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। यानी जो दल बनाने का अधिकार है वो धारा 129 की उपधारा 6 के तहत SDM को दे दिया गया है, जिसमें कि किसको ले सकते हैं? वो अधीक्षक भू अभिलेख को ले सकते हैं, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को ले सकते हैं, किसी नगर राजस्व निरीक्षक को ले सकते हैं दल नायक के रूप में, और फिर किसी राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक को दल के सदस्य के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, जो दल बनाने का गठन करने का अधिकार है वो उपखंड अधिकारी को दे दिया गया है, जो भूमि के सीमांकन में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्ति को ही चुना जाएगा। फिर धारा 129 की उपधारा 9 के अधीन संनिर्मित सीमा चिन्हों का माप यानी डायमेंशन तथा विनिर्देश यानी स्पेसिफिकेशन अनुसूची 1 के अनुसार होंगे। ठीक है, जो CLR हैं वो इनके लिए तकनीकी अनुदेश जारी कर सकेंगे, और यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक संनिर्मित किए गए किसी सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों को जानबूझकर विनष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है या विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना हटाता है, तो वह संहिता की धारा 130 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा, है ना। यानी यदि कोई व्यक्ति आपके जो भूमि का सीमा है या सीमा चिन्ह है उसके साथ छेड़छाड़ करता है जानबूझकर, या कोई उनको नष्ट करता है, तो उसको धारा 130 के तहत शास्ति देय होगी। अब जो सूची की बात कर रहे थे सीमा चिन्हों के विनिर्देश के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए सूची, तो उसमें है सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांक, भूमि की सीमा दर्शाने के लिए कम से कम 4 प्रॉपर्टी पिनें लगाई गई हों, जहां टाइप 1 या टाइप 2 की पिन का उपयोग संभव ना हो, वहाँ टाइप 3 की पिन लगी हो। भूमि की सीमा के घुमावों तथा मोड़ों पर उतनी संख्या में प्रॉपर्टी पिनें लगाई जाएंगी। सीमा चिन्हों की दृश्यता को बढ़ाने के लिए आवेदक के अनुरोध पर प्रॉपर्टी पिन कैप का उपयोग किया जा सकता है।
प्रॉपर्टी पिनों और प्रॉपर्टी पिन कैपों को क्रय करने तथा लगाने के खर्चे आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक है। फिर CLR समय समय पर प्रॉपर्टी पिनों के उपयोग में संबंध में निर्देश जारी कर सकेंगे, है ना। ये होती प्रॉपर्टी पिन, आप देख सकते हैं, आपको दिख रही हो तो ये होती प्रॉपर्टी पिन टाइप 1। ये देखिए टाइप 1 दिख रही होगी आपको, ये है ना, ये टाइप 1 है, ये है टाइप 2, ठीक है, ये टाइप 3 दिया हुआ है इसमें, टाइप 3 प्रॉपर्टी पिन है। प्रॉपर्टी पिन की कैप जो है वो इस तरीके से दी हुई है आपको, है ना। तो ये दिए हुए हैं। इसके बाद केवल प्रारूप है। प्रारूप 1 में आवेदन का प्रारूप है कि कैसे सीमा चिन्ह या सीमांकनों को संनिर्मित करने के आवेदन करेंगे, ठीक है, इसमें घोषणा दिया हुआ है। प्रारूप 2 में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक की सीमांकन रिपोर्ट दी हुई है। फिर प्रारूप 3 में सीमांकन दल की रिपोर्ट दी हुई है ना। ये हो गया आपका ख़त्म, इतना ही प्रारूप है इसमें। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020। यानी यहाँ पर जो आप सीमांकन देख रहे थे, इसमें चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020, ठीक है। इसमें बेसिक सी बात है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम यही होगा जो लिखा हुआ है। ये नियम जो है ये राजपत्र के दिन से लागू हो जाएंगे, जिस दिन राजपत्र का प्रकाशन हुआ है। इन नियमों में भू अभिलेख, भू सर्वेक्षण, सीमाएं तथा सीमा चिन्ह, पटवारी, नगर सर्वेक्षक तथा राजस्व निरीक्षक के कर्तव्य और अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों का निरीक्षण तथा उनके प्रदान किए जाने के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक है। यानी कि RI, पटवारी, नगर सर्वेक्षक, भू सर्वेक्षण, भू अभिलेख, सीमाएं तथा सीमा चिन्ह, इनके बारे में डिटेल्ड और इनका कार्य दिया हुआ है और सारे प्रारूप दिए हुए हैं, है ना। धारा 2 हमेशा की तरह परिभाषाएं हैं, जिसमें अनुमोदित विन्यास यानी लेआउट, ब्लॉक संख्यांक, संहिता, विन्यास, लेआउट, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, है ना, प्रारूप, भू नियोजन विधि, इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। फिर भूखंड संख्यांक और सर्वेक्षण संख्यांक की परिभाषाएं मुख्य रूप से दी हुई हैं। अध्याय 2 जो है वो है धारा 3 में भू अभिलेख। तो भू अभिलेखों का तैयार किया जाना, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, भू सर्वेक्षण करते हैं। भू सर्वेक्षण करने के बाद जो आयुक्त भू अभिलेख द्वारा नियम दिए गए हैं, अनासंगत निर्देश जारी किए गए हैं, उनको पालन करना है। इसमें राज्य सरकार की धारा 108 की उपधारा 2 के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे, ठीक है। फिर 4 में है उपसंगी यानी सहायक अभिलेख, जो हमने पढ़े थे, खातेदार खतौनी, जमाबंदी, सरकारी पट्टों का रजिस्टर, सीमा चिन्हों तथा संदर्भ बिंदुओं का रजिस्टर और ग्राम सेक्टर व्यापी भूमि स्वामीवार खतौनी, ठीक है। 5वां नियम कहता है नक्शों का तैयार किया जाना और उसका स्केल। 6वां भू अभिलेखों के प्रारूप, तो हमने बताए थे, मसाहाती खसरा भू अधिकार अभिलेख, अधिकार पुस्तिका, व्यवर्तित भूमि का रजिस्टर, पुनर्क्रमांकन रजिस्टर, रीनंबरिंग सूची। 7वें में भू अधिकार पुस्तिका की फीस। फिर सहायक क्षेत्र अभिलेखों के प्रारूप। फिर संक्रमण काल के दौरान पुराने प्रारूपों की विधि मान्यता, है ना। इसके तहत यानी कि यदि कोई पूर्व तैयार किए गए भू अभिलेख हैं, उपसंगी सहायक अभिलेख हैं, तो इनको विहित प्रारूपों में प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा निरंतर मान्यता बनाए रखेंगे। अध्याय 3 कहता है भू सर्वेक्षण। तो भू सर्वेक्षण की अधिसूचनाएं जो हमने पढ़ी थी, है ना, धारा 64 के अधीन जो प्रारूप 12 में जारी करेंगे इसकी। फिर इसके लिए कर्मी तथा एजेंसियां, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, जस्ट पहले सीमांकन वाले में, एजेंसी कौन निर्धारित करेगा, धारा 129, धारा 130। भू सर्वेक्षण कर्मी को नक्शे तथा भू अभिलेखों का दिया जाना, भू सर्वेक्षण किए जाने की सीमा तथा रीति, है ना, भू सर्वेक्षण संक्रियाओं को प्रारंभ करने की उद्घोषणा, माप पुस्तिकाएँ। फिर अंतिम भू अभिलेख और अन्य सर्वेक्षण अभिलेख, अंतिम भू अभिलेख की प्रतियों की उपलब्धता। फिर भाग खा में नक्शों को तैयार किया जाना। तो तैयार किए जाने के लिए सबसे पहले तो नक्शों का पर दर्शाया जाना जो विशिष्टताएं हैं ग्राम की, ठीक है, यानी कि सर्वेक्षण के दौरान सीमा चिन्ह, सीमाएं, संख्यांक, उपसारैखिक, अलामाते, रूढ़ी चिन्ह, इन सबको नक्शे पर दर्शाया जाना। फिर लगे हुए ग्राम तथा सेक्टरों की सीमाओं को रेखाओं पर मिलान करना और उनको दर्शाना, क्योंकि इसमें गंभीर त्रुटि यदि विसंगति होती है तो दिक्कत होती है। फिर मार्गों, नहरों तथा भूमि के अलग अलग भागों को नक्शे पर लाया जाना, यानी मार्ग, नहर, सड़क, रास्ता, पगडंडी, रेलवे, इनको प्रॉपर नक्शे पर लाया जाना। फिर नक्शे में और फील्ड में आकार अथवा क्षेत्रफल एक समान नहीं है, वहाँ पर क्या करना है, जो संबंधित पक्षकार हैं उसकी सीमा की बिना बनी सहमति के अनुसार ही उसको अपन को इस पर नक्शे पर उतारना है, ठीक है। फिर आता है सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भूखंड संख्यांकों की विरचना, विभाजन तथा समामेलन।
भू सर्वेक्षण के दौरान भूखंड संख्यांकों की विरचना क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन न हो। अध्याय 4 सीमाएं तथा सीमा चिन्ह। फिर पटवारी, नगर सर्वेक्षक तथा राजस्व निरीक्षक के कर्तव्य। तो इसमें जो दिया है, पहले पटवारी के कर्तव्य में क्या दिया है, दैनिक डायरी बनाना, मासिक रिपोर्ट तैयार करना, अभिलेखों का अच्छी स्थिति में रखा जाना, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना, तहसीलदार के आदेश पर भू अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान करना, विशिष्ट युग घटनाओं की रिपोर्ट जो हम सब बता चुके हैं आपको, है ना, विस्तार पत्रक बताना, फसल की स्थिति बताना, बाढ़ की मिट्टी बताना, किसी का नुकसान होना, भूमि के अधिकार अर्जन के बारे में रिपोर्ट देना, सिवाय आमदनी का रजिस्टर प्रदान करना, सर्वेक्षण निरीक्षण तथा रिपोर्ट, कलेक्टर के आदेशों का अनुपालन, राजस्व अधिकारी द्वारा आदेशित सारे कर्तव्य, जो भी राजस्व अधिकारी आदेश करेंगे उन सब कर्तव्यों का पालन करना, फसलों के मूल्य, मजदूरी तथा फुटकर ग्रामीण मूल्यों की विवरणियाँ तैयार करना। ठीक है, फिर ये है पटवारी के या नगर सर्वेक्षक के। इसके बाद आता है राजस्व निरीक्षक। तो राजस्व निरीक्षक का पहला कार्य है पटवारियों के कार्य का अधीक्षण करना, फिर पटवारियों को अनुदेश देना, पटवारी द्वारा भू अभिलेखों तथा उपसंघीय क्षेत्र अभिलेखों का यथार्थ रूप में तैयार किया जाना, फिर पटवारी द्वारा उनके अन्य कर्तव्यों के पालन के विषय में उत्तरदायित्व, ट्रावर्स तथा सीमा चिन्हों इत्यादि में समुचित मुरम्मत कराना, पटवारी हल्के का भ्रमण करना, डायरी का संधारण करना, फसलों, वर्षा, पशुओं में बीमारियों के प्रकोप इत्यादि के बारे में तहसीलदार को रिपोर्ट देना, फसल कटाई प्रयोग, सर्वेक्षण किया जाना, स्थानीय जांच, उपज का पूर्वानुमान, कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यववर्तन की जानकारी देना, नक्शों और रजिस्टरों की जांच करना, भूमि का मापन, रिपोर्ट का मिलान किया जाना, अभिलेखों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदान किया जाना। ठीक है, तो ये तो अब तो लोक सेवा केंद्र से हो रहा है, फिर भी यदि कोई ऐसा अभिलेख आ रहा है जो उपलब्ध नहीं है तो अभिलेखागार से दिया जाता है, प्राप्त हो सकता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें समाप्त। फिर आता है विविध, अनुदेश जारी करने पर आयुक्त की शक्तियाँ, निरसन और व्यावृत्ति। फिर प्रारूप है, तो पहला प्रारूप है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता नियम खसरे का प्रारूप है पहला। दूसरा प्रारूप जो है मसाहती खसरे का है। प्रारूप 3 है, ये है अधिकार अभिलेख का प्रारूप। प्रारूप 4 में है भू अधिकार पुस्तिका का प्रारूप। प्रारूप 1 में भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, फिर प्रारूप 5 में आ गया आपका ग्राम सेक्टर की व्यवर्तित भूमि का प्रारूप, है ना, डाइवर्टेड भूमि का प्रारूप जो है आपका। फिर 6 में आ गया पुनर्क्रमांकन यानी रीनंबरिंग रजिस्टर। 7 में है आपका खातावार खतौनी का प्रारूप, जमाबंदी। 8 में है आपका ये क्या है, सेक्टर व्यापी भूमि स्वामीवार खतौनी। 9 में है आपका सरकारी पट्टों का रजिस्टर। ये सारे प्रारूप हैं, मैं कोशिश करूँगा ये सब प्रारूप आपको PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो गूगल ड्राइव की लिंक है जिसमें पटवारी नोट्स लिखा हुआ है उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, है ना, ये PDF मिल जाएगी इसकी। सीमा चिन्हों तथा निर्देशांकों का रजिस्टर, वैसे सारी जो बुक्स हैं उनकी लगभग PDF हमने अवेलेबल कराई है, आप देख सकते हैं एक बार लिंक पे। फिर राज्यव्यापी खतौनी, राज्यव्यापी खतौनी के बाद अधिसूचना का प्रारूप, जिला सर्वेक्षण अधिकारी का प्रारूप, उद्घोषणा का प्रारूप। फिर ये काय का प्रारूप है, कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी का। सूचनाओं की तामीली का प्रारूप, प्राधिकारी का पदनाम, भू अभिलेख तथा पर दावे आपत्तियों का प्रारूप, है ना। बस यही दिए हुए हैं मेन प्रारूप। मैं आपको सारे प्रारूप, निरीक्षण फीस का प्रारूप, प्रतिलिपि शाखा का प्रारूप, ये सारे प्रारूप हैं। इन सब के मैं आपको ये देख सकते हैं आप लगभग, है ना, ये आपको प्रारूप दिख रहे होंगे, ये देखिए ये प्रारूप है, ये सारे प्रारूप हैं। ये सारे प्रारूप मैं आपको PDF में उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरीके से हमारी भू अभिलेख नियमावली भाग 1 एवं 2 तथा सीमांकन नियम और भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख नियम, है ना, 2020 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी केवल बची है MPLRC, वो भी हम आपको आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे उपलब्ध करा दें या उसका वीडियो आपको दे दें, ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं। जब आप जाएंगे बताने उसको, तब आप उसको इजीली कर पाएंगे। जब देखने जाएंगे, जब पढ़ने बैठेंगे आप उसको, तो आपको उसको इजीली थोड़ा सा उसके साथ फैमिलियर फील कर सकें, और आपको जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो आप उसको मगअप कर सकें, एक बार रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।